स्टूडेंट, हमारे पास पॉइंट है गोलीय संधारित्र की धारिता। परिभाषा के अनुसार गोलीय संधारित्र क्या है? सबसे पहले हम इस चीज़ को जानेंगे। गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं? परिभाषा के अनुसार हम ये कह सकते हैं परस्पर समान व विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार वाले सकेंद्रीय गोलों से बनी युक्ति संधारित्र कहलाती है। गोलीय संधारित्र कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, हमने ये माना दो सकेंद्रिक गोले जिनकी त्रिज्या लगभग बराबर है एक ही केंद्र पर रखे गए हैं। हम ये मान लेते हैं बाहरी गोला जो है इस पर धनावेश और आंतरिक गोले पर ऋणावेश उपस्थित है। आंतरिक गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं R2 और बाह्य गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं R1 है। हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट कि हमने आंतरिक गोले पर ऋणावेश उत्पन्न किया। प्रेरण के फलस्वरूप बाहरी गोले पर की आंतरिक सतह पर धनात्मक और बाह्य सतह इसके भू संपर्कित होने के कारण वह उदासीन परत के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ये हमने बाह्य सतह को भू संपर्कित कर रखा है जहाँ विद्युत क्षेत्र E बराबर 0 रहता है। तो ऐसी स्थिति में पहले हम ये देखेंगे कि आंतरिक गोले और बाह्य गोले दोनों के कारण विभव का मान कुल कितना बनेगा। तो सर्वप्रथम हमने कहा R1 त्रिज्या वाले गोले के लिए विभव V1 बराबर KQ/R1। ठीक है, क्योंकि इस गोले पर धन आवेश है इसलिए हमने यहाँ पर प्लस Q आवेश का नाम दिया है, नंबर 1। इसी प्रकार R2 त्रिज्या वाले गोले के लिए विभव V2 बराबर -के KQ/R2, समीकरण नंबर 2। स्टूडेंट, यहाँ माइनस चिन्ह ऋण आवेश गोले की उपस्थिति के कारण आया है, इसलिए कुल विभव V बराबर V1 + V2, नंबर 3। हमने समीकरण 1, 2 व 3 को शामिल किया। KQ/R1 KQ/R2, KQ कॉमन लिया 1/R1 1/R2। आपके पास बनेगा V बराबर KQ, एलसीएम आप लेते हैं R2 - R1 बटे R1 R2, समीकरण नंबर 4। अब हमें धारिता याद करनी है। तो धारिता की परिभाषा के आधार पर
धारिता C बराबर Q अपॉन V। Q बटे V का मान रखा KQ R2 माइनस R1 और यह R1 R2 इसके अंश में चला जाएगा। Q कैंसिल होता है। C बराबर आपको मिलेगा R1 R2 बटे K R2 माइनस R1। यह हमारे पास गोलीय संधारित्र की धारिता का एक आवश्यक सूत्र बनता है स्टूडेंट। अब इस फॉर्मूले के आधार पर हम कुछ बातों को यहाँ आपके सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसके आधार पर हम ये कहते हैं, नंबर 1, यदि दोनों गोलीय चालकों के माध्यम वायु या निर्वात हो तो C बराबर लिखा जा सकता है R1 R2 अपॉन K की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1। ये ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R2 माइनस R1। यह हमारे पास माध्यम वायु या निर्वात की उपस्थिति में धारिता है। यदि परावैद्युत पदार्थ की उपस्थित हो तो परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में आपके पास बनेगा C इक्वल टू, इस फॉर्मूले में K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन हम रखेंगे, जिसके रूप में हमारे पास बनेगा R1 R2 अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन R2 माइनस R1, या C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। अब चूंकि हमें पता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, इसलिए C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। यह हमारे पास धारिता बनती है। यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट, जैसा कि पहले भी हमने कहा है कि परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में सदैव धारिता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपके पास एप्सिलॉन आता है। यदि हम इन दोनों समीकरणों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, हम इसको बोल देते हैं C0 माध्यम वायु या निर्वात के लिए, तो आपको मिलेगा Cm ये माध्यम के लिए बराबर C0 इंटू एप्सिलॉन R। यह आपके पास पुनः परावैद्युत माध्यम वायु या निर्वात की उपस्थिति में धारिता और अन्य माध्यम की उपस्थिति में धारिता के मध्य संबंध है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास इस लेसन से इस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, जिसके रूप में हम कहेंगे, ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 12 भी आपकी बुक का, जिसमें आपको कहा गया है एक गोलीय संधारित्र के बाहरी और भीतरी गोलों की त्रिज्या 2 मीटर और 1 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर है। अब बाहरी त्रिज्या ज़्यादा होगी तो हमने इसको बाहरी त्रिज्या बोल दिया R1 के रूप में, यह त्रिज्या हमने बोल दिया आंतरिक रूप में R2। परावैद्युतांक एप्सिलॉन R का मान आपको दे रखा है 8 वाला कांच दोनों गोलों के मध्य भरा हुआ है, तो आपको संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। जैसा कि हम जानते हैं C बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R R1 R2 बटे R1 माइनस R2। हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, ठीक है,
4πε0 इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁹9। एप्सिलॉन आर 8, R1 R2 2 इंटू 1 बटे R1 माइनस R2 2 माइनस 1। सी बराबर आपको मिलेगा 8 इंटू 2 16 बटे 9 इंटू 10 की घात माइनस के 9 फैरड। या इसको आप लिख सकते हैं सी बराबर 16 में 9 का भाग देते हैं तो आपके पास आता है 1.78 इंटू 10 की घात माइनस के 9 फैरड। या इसको लिखा जा सकता है सी बराबर 1.78 10 की घात माइनस 9 को बोला जाता है नैनो। तो नैनो और फैरड ये आपके पास गोलीय संधारित्र की धारिता प्राप्त होती है। स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। हम संधारित्र के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना धारिता के मान में परिवर्तन किया जा सकता है। हम संधारित्र को विद्युत परिपथ में दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। स्टूडेंट, हमारे पास यह 3 संधारित्र है, आप 3 से ज़्यादा भी मान सकते हो। यह 3 संधारित्र अपने पास है। स्टूडेंट, हमने ये कहा, जैसे हम पढ़कर आए हुए हैं छोटी क्लास में, कि प्रतिरोधों के संयोजन में कि श्रेणी क्रम संयोजन वो संयोजन होता है जिसमें पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से, फिर दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। तो इस तरह का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ इस तरह की परिभाषा, आप बोर्ड क्लास में हैं, बड़ी क्लास 12th क्लास है आपकी, यहाँ इस तरह की परिभाषा देना एक सही नहीं है। आप यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन की पहचान कैसे करोगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। पहले हम इसको व्यवस्थित करने का तरीका देखते हैं। हमने पहले संधारित्र को हमने बैटरी के धन विभव से जोड़ दिया, V वोल्टेज स्रोत की बैटरी को। ये की है आपके पास कुंजी। जब इसको धन विभव से जोड़ा तो इस संधारित्र की जो पहली प्लेट होती है यह पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक स्टूडेंट, क्योंकि उच्च विभव से जोड़ी गई है यह, तो यह प्लेट हो जाती है धन विभव के रूप में। अब हम जानते हैं प्रेरण के फलस्वरूप जो अल्प दूरी पर जो प्लेट रखी हुई है इस पर ऋण आवेश उपस्थित होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके इधर की ओर धनात्मक आवेश होने चाहिए, लेकिन चूंकि यह धन इस धन से प्रतिकर्षित रहता है जबकि ये ऋण इस धन से आकर्षित रहता है, तो ये ऋण तो बंधा हुआ है लेकिन ये धन प्रतिकर्षित होने के कारण यह दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर स्थानांतरित हो जाता है। पुनः प्रेरण के कारण यहाँ नेगेटिव और इधर पॉजिटिव बनेगा। दोबारा से यह तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर स्थानांतरित होगा और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव की परत बन जाती है। इस तरह से हमारे पास यह श्रेणी क्रम संयोजन बनता है। हमने कहा पहला संधारित्र, इसकी धारिता C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। हमने इसमें कहा इसके लिए पहले संधारित्र के मध्य विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र के लिए विभवांतर V2 और तीसरे संधारित्र के लिए विभवांतर V3 है। स्टूडेंट, श्रेणी क्रम संयोजन एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें प्रत्येक संधारित्र में आवेश की मात्रा एक समान होती है। आप यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन के लिए इस तरह की परिभाषा का यहाँ उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप कहेंगे वह संयोजन
जिसमें प्रत्येक संधारित्र में उपस्थित आवेश तो समान रहता है, लेकिन उनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने कहा जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो पहले संधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र के लिए विभवांतर V2 और तीसरे संधारित्र के लिए विभवांतर V3 बनता है। प्रत्येक संधारित्र में आवेश की मात्रा एक समान है Q के रूप में। तो ऐसी स्थिति में हम तुल्यदायता यहाँ पर ज्ञात करना चाहते हैं। तो हमने कहा प्रथम संधारित्र के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V1 बराबर लिखा जा सकता है Q/C1। इसी प्रकार से दूसरे संधारित्र के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V2 बराबर Q/C2 तथा तीसरे संधारित्र के लिए विभवांतर V3 बराबर होगा Q/C3। यह हम लेते हैं समीकरण नंबर 1 के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कुल अलग अलग संधारित्र के लिए विभव ज्ञात कर लिया। अब हम कुल विभव ज्ञात करना चाहते हैं। कुल विभव क्या होगा, इसलिए कुल विभवांतर V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। नंबर 2, हमने समीकरण 1 व 2 को शामिल किया। हमारे पास बनेगा V बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। हम Q को कॉमन लेते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 3। हमने यहाँ कहा यदि हमारे पास तुल्यधारिता CS श्रेणी क्रम सीरीज के लिए हो तो आपके पास बनेगा V बराबर Q/CS। समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण 3 व 4 से आपको प्राप्त होगा Q/CS इक्वल टू Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q कैंसिल होता है, हम यहाँ कह सकते हैं 1/CS इक्वल टू 1/C1
प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यह हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। क्या स्टूडेंट? तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम होता है प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। स्टूडेंट, ये तो हमारे पास ये तुल्य धारिता से संबंधित जानकारी। हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं, जिसमें मैंने नोट नंबर 1 कहा। मैंने ये कहा यहाँ पर यदि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर अप टू Cn बराबर C0 बोल देता हूँ मैं स्टूडेंट इसको, तो हमें मिलेगा 1/CS इक्वल टू 1/C0 प्लस 1/C0 प्लस अप टू प्लस 1/C0। तो आपको मिलेगा यहाँ पर n/C0। कैसे? आप यूँ कह सकते हो कि 1 + 1 + 1 n पदों तक ये इक्वेशन जाएगी, तो n/C0। तो आपके पास ये लिखा जा सकता है CS बराबर होगा C0/n। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बोला जाए कि यदि 5 संधारित्र, क्वेश्चन के रूप में लिख देता हूं मैं, 5 माइक्रोफेरड के 5 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगी? बहुत इजी आंसर हो गया आपका ये। तुल्य धारिता CS बराबर C0/n। यहाँ C0 आपको बोला गया है 5 माइक्रोफैरड, n संख्या आपके पास है 5, इसलिए आपके पास बनेगा CS बराबर 5 माइक्रोफैरड/5, मतलब CS इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड आपका आंसर बनता है। स्टूडेंट, यहाँ हम देखते हैं एक, ये तो पहला नोट था आपके पास। सेकंड नोट के रूप में आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ मिलती है। हम ये देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें तुल्य धारिता का मान सदैव घटता है। आप देखिए, जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया उसमें आपको जो संधारित्र दिया गया था उसकी धारिता थी 5 माइक्रोफैरड, लेकिन जब आपने इन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो आपके पास आंसर आया 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसका मतलब हमने देखा जो दिया गया है उससे जो आंसर हमें मिल रहा है वह कम है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन में, इस संयोजन में तुल्य धारिता हमेशा कम होगी, मतलब कि घटेगी। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन आपके पास बनती है स्टूडेंट, आप इसको याद भी रखिए। अभी मैंने आपको न्यूमेरिकल के आधार पर बताया भी सही कि ये धारिता किस तरह से घटती है स्टूडेंट। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में हम ये कहते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, तो आप कह सकते हैं Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 अनुपात बराबर 1:1:1:1 अप टू n के रूप में चलेगा। अर्थात प्रत्येक संधारित्र में आवेश की मात्रा भी एक समान रहती है।